हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम के लिए इग्नू में पेपर होगा, जिनका जिन जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और उनके जून में एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए काफी आप लोगों के सुझाव थे कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हमें पता चले, और जो भी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई जिन्होंने नहीं करी है वो पास हो पाए एटलीस्ट, है ना। और क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है बीकॉम का, तो बच्चों को पता भी नहीं होता, एकदम 12th से उठ कर आते हैं और पता भी नहीं होता कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, चीजें कैसे क्या पास कर सकते हैं, या फिर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, वही सारी चीजें। तो एक तो ना, इसके ऊपर मैं आप लोगों की स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत बता देती हूँ, फिर उसके बाद एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कैसे क्या चीजें करनी है और कैसे क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के इग्नू के अंदर 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये BCOC जो कोड है 131, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, और 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक 6 बनाए हुए हैं, आप लोगों के बुक के 6 ब्लॉक बनाए हुए हैं, जो दोनों सेमेस्टर यानी आप लोगों की ईयरली पेपर है ये, ठीक है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। जितने भी PYQs मैंने देखे हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी आप लोगों की थ्योरी होती है। तो कोई भी 5 करने हैं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, एक तो जो बेसिक न्यूमेरिकल आता है वो है आप लोगों का जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का एक न्यूमेरिकल आता है जो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी आप थ्योरीज अटेम्प्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं तो उनके लिए बता रही हूँ जो पूरे के पूरे 5 अटेम्प्ट करना चाहते हैं। देखो, क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना कि क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने ऑलमोस्ट 2-4 चैप्टर को छोड़ के बाकी 11th या 12th में पढ़ी हुई है, तो उसको रिवाइज भी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब मेरी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। इग्नू के लिए पेपर देने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जरूरी है। मैंने अपने कोई नोट्स यूज ना करके मैंने इग्नू का ही जो बुकलेट है, जो ब्लॉक बनाए हुए हैं उन्होंने, वही यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, बिकॉज आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इग्नू का प्रिस्क्राइब चीज है ना, उसको ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इग्नू की बुक आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या ये एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन होती है, ठीक है। तो आप ऑथेंटिक चीजों के साथ ही जाएं, और मैं कहूंगी कि अपने जो इग्नू की यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो भी ये बुक्स हैं, इन्हीं को ही पढ़ें। और इग्नू आप लोगों को पता है काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है, ठीक है। तो प्लीज आप, अगर जून के अंदर आप लोगों का एग्जाम है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज डेमो वीडियो, या फिर ऐसे वीडियोस मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे लाती रहूंगी। और आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स मुझसे कवर करना चाहते हैं, एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके अंदर 4 यूनिट गिवन है, ठीक है। 4 यूनिट गिवन है, इसमें से अक्सर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन तो इन दोनों चैप्टर में से होता है, और एक क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से होता है, यानी 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो आप लोग इजिली अगर चीजों को समझ लेते हो तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे 12th के बाद किसी ने भी जिसने लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप पर डे एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन जरूर लिखें, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, और आप 5 क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब डेली रूटीन में 1 या 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं आप। मुझे पता है बच्चे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं बातों को, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैं टीचर हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि चीजें आप लोग कहाँ पे गलती ना करें और कहाँ पे गलती करते हैं बच्चे अक्सर, ठीक है। तो प्लीज चीजें जरूर लिखें साथ में। अब है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या गिवन है? यूनिट फर्स्ट में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, 1 मिनट, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर गिवन है बच्चा,
फर्स्ट चैप्टर गिवन है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाती चलती हूँ, पहले ये इंडेक्स से ही पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगी जो अटेम्प्ट करने योग्य हैं। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में काफी सारी चीजें पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं ये चीजें कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो बच्चा, पहले है नेचर। नेचर और सबसे पहले आप लोगों को नेचर एंड स्कोप जानने से पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। आप लोगों का अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, 3 वर्ड्स होते हैं आप लोगों के, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं टर्मोलॉजी इंग्लिश में यूज कर रही हूँ, बट आप लोगों को बोल हिंदी में भी रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स का मतलब है, अकाउंट्स का क्या मतलब है, जब भी देखो कोई भी ट्रांजेक्शन, या फिर देखो आप नॉर्मली एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने परसों क्या खाया था सब्जी में, तो आप लोग तुक्के मारेंगे। अगर कोई स्पेशल डे है तो आप लोगों को याद होगा, अदरवाइज नहीं याद रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को जब अपने रूटीन से रिलेटेड चीजें याद नहीं है, तो बुक्स में यानी रूटीन में जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कोई भी बिजनेस, 2 या 3 ट्रांजेक्शन से ज्यादा, या फिर 2-3 दिन से ज्यादा चीजें याद रहेगी नहीं। और क्या पता वो 10-15 दिन के बाद कोई पैसा देके जाए या फिर लेके जाए, तो आप लोग कैसे याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक आप लोगों ने देखा है कि छोटे से छोटा दुकानदार भी एक छोटी सी रफ कॉपी रखता है, जिसके अंदर वो अपने खाते बनाता है कि भाई गीता का ये है, शाम का ये है, ये सारी चीजें बनाता है कि गीता ने ये तब ये ट्रांजेक्शन करी, शाम ने ये लिया, है ना। तो इसी को क्या बोला गया, अकाउंट। जब भी कोई बंदा कुछ भूल जाए, ठीक है, उससे बचने के लिए चीजें लिखने लगा, उसे ही बोला गया अकाउंट्स। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए यानी अकेला जो एक बंदा व्यापार कर रहा है, उसके लिए कोई खास रूल नहीं थे। ठीक है, कोई खास रूल नहीं है। कंपनी के लिए वो रूल्स है, क्योंकि कंपनी को आगे टैक्स देना पड़ता है, वो रूल्स है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ जी, ऐसे बनाओ जी। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी एक जैसी नहीं दिखेगी तो टैक्स कैसे लगा सकते हैं सब पे एक जैसा, है ना। तो क्योंकि सबके अकाउंट्स एक जैसे दिखे, इसलिए आप लोगों के कंपनी अकाउंट पहले 1956 था, अब 2013 है, कि ऐसे बनाओ जी अपने अकाउंट्स, है ना। तो इस वजह से ही जैसे आप लोगों के स्कूल में यूनिफॉर्म एक जैसे दिखने के लिए बनाई गई, ऐसे ही टैक्स को एक साथ एक जैसा दिखने के लिए आप लोगों के अकाउंटिंग रूल बनाए गए। अब अकाउंटिंग क्या है? मैंने बोला, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ बच्चों कि आईएनजी जिस भी वर्ड के पीछे आ जाए, दैट इज अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है। अब ये अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग से लेकर पूरा इंटरप्रिटेशन तक, जो आप लोगों के पूरे भी जो ये आए, जो वाक आए, उसे बोलेंगे हम पूरी अकाउंटिंग। अब मैम बीच के क्या चीजें वो मैं आगे पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में। अकाउंटेंसी क्या है बेटा? जब रूल्स रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू लॉ चीजें लग जाते हैं कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ, इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाओ जी, ये प्रिंसिपल्स अपनाओ, तो वो जब अपनाते हैं उन्हें ही बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ग्रंथ है, जैसे आपको पता है एक बुक है कि जिसमें अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है उस चीज के रूल्स लिखे गए, राइट। आई होप आप लोगों को एक बेसिक सी चीजें समझ में आई होगी। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। बुक में आप लोगों के पास कंटेंट तो बहुत होगा, हार्ड कॉपी में भी आप लोगों के पास बुक आई होगी। प्लीज आप इन्हीं बुक्स को ही रीड करें, इनको बोरिंग ना समझे, और एक बार मेरी वीडियोस के साथ साथ रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, पहले नीड क्या है? नीड भाई किसी भी चीज की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने वही बोला कि किसी बंदे ने कुछ खरीदा, किसी बंदे ने कुछ खरीदा, हम 2 से ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। उस याद रखने के लिए क्या चीजें करी हमने? अकाउंट्स को यानी अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब यही चीज आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज डजंट मैटर, है ना। अब है आगे आप लोग चलते हैं। नीड हो गया कि भाई रूटीन में डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हो रही थी उसको भूले ना, ताकि हमारा हिसाब इंटरनल यूज के लिए भी और एक्सटर्नल यूज के लिए भी, दोनों के लिए ही हम यूज कर सके इंफॉर्मेशन को, है ना। तो इंटरनल यूज क्या होगा? इंटरनल यूज में क्या? इवेल्युएट कर सके, प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग, इवेल्युएट कर सके अपने पूरे बिजनेस को। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट मेकिंग बना सके, प्रॉफिट हो रहा है तो और ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाए। और एक्सटर्नल यूज यानी गवर्नमेंट के यूज के लिए, जैसे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स, इन सबको लगाया जा सके कि ये है।
ऑब्जेक्टिव क्या है भाई अकाउंटिंग के? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि ट्रांजेक्शन्स का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखा जा सके। जैसे कितने कितने गुड्स परचेज हुए। गुड्स आपको पता है कि अकाउंट्स में क्या होता है। अगर 11th 12th आपने कॉमर्स से करी है तो मेरी बात आराम से समझ पा रहे होंगे, है ना। परचेज ऑफ गुड्स यानी कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा। सेल यानी कैश रिसीट कितने हुए, कैश पेमेंट कितने हुए, है ना। इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए आप लोग क्या करें, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंटिंग बनानी चाहिए या बना रहे हैं। टू असरटेनमेंट द नेट प्रॉफिट, हमें जब किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तो आप लोगों को पता है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। और जो आप लोगों की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाती है आप लोगों को पता होगा, है ना। क्या बनाती है, इनकम स्टेटमेंट, जिसे आप बोलते हैं इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद आप लोगों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट आप लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद टू असरटेनमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए भी हम जो बिजनेस में है वो यानी चीजों का रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है बेटा आप लोगों की? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बिजनेस के बाद कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस कितना रिस्क ले सकता है, कितना रिस्क नहीं ले सकता। फिर उसके बाद है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर उसके बाद जो पार्टीज है यानी बहुत सारी पार्टीज होती है जिसको बिजनेस से मतलब होता है, उन सब के मतलब के लिए भी अकाउंट्स बनाना जरूरी है। जैसे जिन शेयर होल्डर ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, हम जिनको डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड देंगे, उनको ये पता होना चाहिए। कई बार शेयर होल्डर के मन में ये उठ सकता है कि भाई तुम तो प्रॉफिट कम दे रहे हो, कमा ज्यादा रहे हो। हम क्या कहेंगे, देख लो हमारे अकाउंट्स, है ना भाई, देख लो हमारे अकाउंट्स, हमें तो इतना ही प्रॉफिट हुए हैं जबकि हम इतना दे रहे हैं तुम्हें। यानी जब हम किसी भी बंदे को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, इंटरेस्टेड पार्टी, हमारा कोई सेलर है, हमारा कोई बायर है, टैक्स अथॉरिटी है, तो इन सबको हम लोग कैसे बताएंगे कि हमारा बिजनेस क्या है? वो बताएंगे हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। कॉलेज और स्कूल में डिफरेंस यही रहता है बच्चों। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको लगता है कि मैम स्कूल में जैसे लिखवाया जाता था लाइन टू लाइन और फिर बाद में हम लर्न कर लेते थे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को चीजों को समझनी होती है। देखो, बुक इज ओनली नॉट ओनली सोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। बुक इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज आप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, बट बुक इज बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। तो बुक को पढ़कर आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखें कि आप लोगों ने क्या समझा है, ठीक है। अगर आप लाइन टू लाइन चीजें उतार रहे हैं, इट मीन्स यू आर चीटर, राइट। आपने चीटिंग करी है इसका मतलब। तो चीजों को लाइन टू लाइन लिखने की कोशिश ना करें। आप लिखेंगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो भी उसके ऊपर भी मैं वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगी मेरे बच्चों। लेकिन आप अभी समझते चले और उसको कि भाई आप लोग जब चीजों को समझेंगे ना तो आपको एग्जाम कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन आप जब रटने की कोशिश करेंगे ना कि भाई मैं रट लेता हूँ, लाइन टू लाइन लिखना है, तो फिर आपको एग्जाम बहुत मुश्किल लगने वाले हैं, ठीक है। तो गिव, इसमें दिया हुआ है गिव 5 पॉइंट्स सपोर्ट ऑफ नीड ऑफ अकाउंटिंग, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नीड में जो नीड है, आप लोग नीड के अंदर ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स घुसा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में नीड वाले पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है कि टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना, फॉर द हेल्प ऑफ आउटसाइडर और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल एम्प्लॉयज या फिर शेयर होल्डर्स या कुछ भी, है ना। फिर उसके बाद है व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है आप लोगों को पता है कि भाई प्रॉफिट क्या है। रूटीन में भी क्या करते हैं, रूटीन में भी क्या करते हैं बताओ जी। जितना टोटल कॉस्ट है, उस जितनी भी टोटल इनकम है आप लोगों की, उसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर देते हैं, वो प्रॉफिट होता है मैम। तो वही चीजें हैं कि प्रॉफिट क्या है, कि प्रॉफिट वही है जिसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर देते हैं टोटल इनकम में से, है ना। ऐसे ही चीजें चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब डेफिनेशन है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या है और स्कोप क्या है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन गिवन है, आप लोगों को याद रखनी है कि अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद
is concerned with financial transaction and events which bring about a change in resources and wealth position of a business. ठीक है, अब ये कह रहा है कि अकाउंटिंग एक कंसर्न किससे है भाई, ट्रांजेक्शन और इवेंट से है। अब ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का अलग से मतलब होता है, आप लोगों को पता है होगा, पता नहीं पता होगा, बता देते हो एक बारी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट? ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि देखो सामान आया, सामान सामान रोहन ने सामान खरीदा 10,000 रुपए का अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। रोहन ने फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपए का, रोहित ने 25,000 रुपए का सेल किया। तो ये सारी क्या है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यानी ये क्या है, ट्रांजेक्शन्स है जो बिजनेस में कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल रही है, लेन देन हो रहा है, ठीक है। इवेंट क्या है बेटा, कि भाई पूरे ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होगा ना, वो डेट इज कॉल्ड इवेंट। यानी ये सारी ट्रांजेक्शन हुई, रोहन ने 50,000 का सामान बेचा और 60,000 का खरीदा, ठीक है। बाकी उसको टोटल यानी जितने भी ट्रांजेक्शन के बाद उसको प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का। तो ये दोनों तो ट्रांजेक्शन है जो चीजें करी, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड इवेंट। यानी इन जो ट्रांजेक्शन है उन सबका रिजल्ट ये है। तो रिजल्ट क्या है, इवेंट है, और जो ट्रांजेक्शन हो रही है पूरी ईयरली उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन, ठीक है। ठीक है भाई, फिर है आप लोगों का क्या पढ़ रहे थे हम, डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। इसके अंदर वही कि अकाउंटिंग में वही चीजों को, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का हाँ कहाँ गया, फिर आप लोगों को अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन या इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी में, जिनका मेजरमेंट मनी में किया जा सके। जिनका मेजरमेंट मनी में नहीं किया जा सकता उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे बिजनेस बिजनेसमैन के घर में किस कोई एक्सपायर हो गए, डेट्स वाई उसने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी, उसे लॉस हो गया, तो हम सिर्फ लॉस रिकॉर्ड करेंगे, किस कारण हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई थी तब हुआ, ये सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसका मनी मेजरमेंट किया जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग बेटा, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में जब आप कोई भी दुकान खोलते हो, यानी क्योंकि दुकान घर के आसपास सबके होती है और सबने कभी ना कभी उसका हिसाब देखा होता है, इसलिए मैं बताती हूँ इसका एग्जांपल अक्सर, कि भाई एक शॉप है, स्टार्टिंग फर्स्ट डे अगर खोलेगा तो एक ही पेज पे लिख लेगा कि श्याम इतने सामान ले गया, राम इतना ले गया, सीता इतना ले गई, गीता इतना ले गई, ये सब लिखता चला जाएगा। लेकिन एक दिन मान लो अचानक ऐसे ही लिख रहा था, एक दिन गीता आई और बोली कि बता दो मेरा हिसाब क्या है, तो पहले पूरे पेज में से गीता 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 ढूंढना पड़ेगा ना। तो इन सबसे बचने के लिए क्या करा, गीता का अलग से पेज बना दिया, राम का अलग से पेज बना दिया, श्याम का अलग से पेज बना दिया। इसी को क्या बोला कि अकाउंट्स यानी इन्हीं को क्लासिफाई कर दिया, है ना। यानी जो जनरल एंट्री करी थी ना उन्हीं को लेजर बना दिया, इसी को लेजर बोलेंगे, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना, ठीक है। मैं आपको ऐसे लोकल लैंग्वेज में या फिर लोकल भाषा में समझा दूंगी ना कि पूरा आप लोगों को समझ आ जाएगा। अकाउंट्स इतना भी टिपिकल नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, तब चीजें समझ में नहीं आती है। अगर आप ऐसे समझेंगे इजी तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे क्लासिफाई। उसके बाद समराइज कर देंगे, समराइज यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, और जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको हम लोग इंटरप्रेट कर देंगे, एनालाइज कर देंगे, और ठीक है, और कम्युनिकेट कर देंगे, कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब है आप लोगों की कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग आती है। अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों की क्या क्या एक्टिविटीज आती है, पहले आइडेंटिफाई आती है, आइडेंटिफाई यानी ट्रांजेक्शन है या इवेंट, फिर उसके बाद मेजरमेंट यानी मनी में मेजर किया जा सकता है, फिर रिकॉर्ड कर देंगे, फिर क्लासिफाई कर देंगे लेजर में, ठीक है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे, फिर समराइज कर देंगे अकाउंट्स का, समराइज कर देंगे, ठीक है, फिर एनालाइज कर देंगे आप लोगों का, फिर इंटरप्रेट कर देंगे और कम्युनिकेट कर देंगे। ये प्रोसेस है। प्रोसेस के ये जो 8 स्टेप है ना, ये बहुत अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि ये आप लोगों के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई फिर मेजरिंग करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफाइंग करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। आप इसका निमोनिक्स में बना सकते हो, IMRCS, देखो IMRCSAIC,
इसका निमोनिक बना लो ताकि आपको लोगों को याद रहे। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड फॉर मेजरमेंट, आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासिफाइंग, एस फॉर समराइजिंग, ए फॉर एनालिसिस, आई फॉर इंटरप्रिटेशन और सी फॉर कम्युनिकेशन। हिंदी वालों आप लोग भी एक बार निमोनिक्स को देखो। हिंदी वाले इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी के वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं। निमोनिक्स आप अच्छे से लिख सकते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मार्क्स के ये सिंबल हैं कुछ, ठीक है। तो आप ये निमोनिक याद करके जाए और यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यानी इसी निमोनिक्स को आगे डिफाइन करना है आप लोगों को, यहीं पे चीजें को नहीं छोड़ना है। कि आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में लिखना है आप लोगों को कि भाई कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन है या इवेंट। मैंने बता दिया ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मेजरमेंट करते हैं कि मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है या नहीं, यही लिखना है जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोग, ठीक है। फिर क्लासिफाइंग यानी जर्नल बनाते हैं और लेजर बनाते हैं। फिर उसके बाद समराइज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में। फिर एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर इंटरप्रेट कर देते हैं लोगों को, जो भी इंटरप्रेट कर देते हैं कि जो भी आप लोगों ने बनाया उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। फिर लोगों को कम्युनिकेशन कर देते हैं कि हमें इतना लॉस और इतना प्रॉफिट हो रहा है इस साल, ठीक है। ऐसे ही आपको चीजों को लिखनी है, ठीक है। लिखना कैसे है मैंने बोला वो मैं अनदर वीडियो में आप लोगों को जरूर समझाऊंगी। अब है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई हम इतना सारा पूरा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सबके काम आती है, ठीक है। सबके काम आती है ना, आप लोगों की जो अकाउंटिंग है वो काम आती है। तो यूजर्स कौन कौन है भाई, यूजर्स हमारे इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। अब मैम इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल कौन है? बेटा यूजर्स यानी इंटरनल है कुछ, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर ही है, विद इन बिजनेस की बाउंड्री के अंदर जो अकाउंट्स का यूज करेंगे उसे। और एक्सटर्नल मतलब अपने बिजनेस के बाहर, ठीक है, जो अकाउंट्स का हमारे अकाउंट्स का यूज करेंगे उसे एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यूजर यानी कुछ बाहर है कुछ अंदर है, ठीक है। अब अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ओनर्स, जिसका बिजनेस है उनको पता होना चाहिए वो क्यों बना रहे अकाउंट्स, ताकि उनको ये पता चल सके कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके, है ना। और मैनेजर्स, मैनेजर्स कौन है? जो बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो उनको इसलिए भी जानना जरूरी है क्या वो काम कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में कर रहे हैं, क्या उनके डिसीजन मेकिंग वगैरह ये सब। और आगे के लिए भविष्य के लिए कोई डिसीजन लेना है, मान लो कोई भी कंपनी है, HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसने बहुत सारे शैम्पू और सोप बनाए, साबुन बनाए। तो उन्हें पता चला अपने अकाउंट से कि लक्स साबुन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कंटिन्यू। तो वो अगले साल के लिए क्या डिसीजन ले लेगी, लक्स को बंद कर देना चाहिए। तो ये कैसे पता चला? अकाउंट्स का स्टडी करके, ठीक है। फिर है लेंडर्स, लेंडर्स यानी जो भी हमें जिनको, जो हम जिनसे पैसे उधार लेते हैं, वो भी अगर ये जानना चाहता है कि हम इनको पैसे दें या नहीं, तो वो किस हिसाब से कि ये कोई भी देखो, आप किसी से पैसे मांगते हो तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि चुकाएगा कब, है ना। तो अगर बिजनेस में किसी से उधार लेगा तो वो भी क्या देखेगा कि ये बिजनेस चुका देगा मेरे पैसे। तो वो उस चीज का क्या प्रॉफिट दिखाओगे या फिर देखेगा, वो देखेगा तुम्हारे अकाउंट्स की कितना प्रॉफिट कमा रही है, और कितना प्रॉफिट कमा रहा है तो मेरा मेरा जो पैसा है वो वापस दे देगा। तो लेंडर्स भी कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स को देखते हैं कि पैसे देने से पहले। फिर क्रेडिटर्स, जो उधार देने वाले यानी जो सामान, क्रेडिटर और लेंडर में फर्क ये होता है, लेंडर हमें पैसे उधार देते हैं और क्रेडिटर मतलब जो हमें सामान उधार दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारा बिजनेस का जो माल है उसको उधार पे दे देते हैं, क्यों कि आगे दे देगा पैसे। अगर हमें किसी का ऐसा पता चल जाता है ये पैसे नहीं देगा तो हम उसे उधार नहीं देते ना। फिर उसके बाद है जो आउटसाइडर है ना बेटा, जो बिजनेस के बाहर के हैं, वो टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, आउटसाइडर होते हैं, राइट। और लेंडर भी आउटसाइडर है आप लोगों के, क्रेडिटर्स भी आउटसाइडर है। फिर उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव, क्रेडिटर्स इनसाइडर भी होते हैं, ठीक है। फिर है टैक्स अथॉरिटी आउटसाइडर है, एम्प्लॉयज आप लोगों के इनसाइडर है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसे याद रखनी है कि एम्प्लॉयज को भी ये जानना जरूरी है कि ये जो कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मेरी सैलरी दे देगी टाइम पे। भाई कोई भी बंदा वो सैलरी के लिए काम कर रहा होता है, तो क्या कंपनी मेरी टाइम पे सैलरी दे देगी? तो इस एंगल से वो चीजें देखता है, ठीक है। अब बच्चा मैंने आप लोगों की ये वीडियो बना दी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। और जिन भी बच्चों का एग्जाम है जून में, यानी आप लोगों के पास अप्रोक्स 1 मंथ है, आप आराम से जो भी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं, जिनको एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इग्नू का एग्जाम या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप लोगों का,
जिनके ये देखो, जो बीकॉम वाले सब्जेक्ट्स हैं, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में, उनमें मोस्टली सब्जेक्ट आप लोगों के सेम है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को डर लग रहा है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर मतलब कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो चीजें कुछ नहीं समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। कुछ तो मैं फ्रीली वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी, बट कुछ चीजें आप, क्योंकि बेटा फ्रीली एक लिमिटेड एरिया में, या फिर कुछ ना बच्चे फ्रीली कंटेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या समझते नहीं है कुछ ना कुछ, या फिर एक फ्रीली ना टाइम देना भी थोड़ा मुश्किल होता है, दोनों तरीके से। तो आप लोगों की नॉमिनल फीस रखी है मैंने, बहुत ज्यादा फीस नहीं रख रही हूँ। तो जो भी फर्स्ट ईयर के लिए जा रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और स्पेशली फॉर इग्नू के लिए जा रहे हैं आप लोग, बीकॉम या आप लोगों के बीकॉम ऑनर्स के पेपर के लिए, बीकॉम ऑनर्स हालांकि आप लोगों के इग्नू में नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो बीकॉम के लिए आप फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जून में एग्जाम है और आप लोगों को डर लग रहा है, तो आप मेरे कोर्सेज में आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा डेप्थ सिलेबस नहीं मिलेगा। आप लोगों को इतना सिलेबस और इतना इजीली करवा दूंगी ताकि आप लोगों का डर दूर दूर तक नहीं आएगा। और जैसे मान लो आप लोगों का 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं पर सब्जेक्ट आप लोगों को, पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट आप लोगों को हार्डली 8 to 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, 8 to 10 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, उसी का ही आप लोग सीधे सीधे रिवाइज करके जाएं, उसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों बता पाऊंगी, बिकॉज मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है ये इन सारी चीजों को पढ़ते और पढ़ाते हुए। तो आप लोगों को बहुत आराम से मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों को पेपर में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, और अगर आप पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी चाहते हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और कैसे आप लोगों को मेरा कोर्स वगैरह मिलेगा, वो भी चीजें मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक बार ही दे देती हूँ। देखो बच्चों, अगर आप मेरा कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, सबसे पहले बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन, ठीक है, बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आप लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। डाउनलोड कर ले। आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मेन जो आप लोगों के सब्जेक्ट है वो 4 है, बाकी आप लोगों के मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने भी ले रखे हैं जो भी, तो ये मेन 4 है, इनका तो है ही। बाकी इलेक्टिव में भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो जितने जो इलेक्टिव है उनके भी आप लोग बता सकते हैं कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट है और मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तो पूरा यानी आप लोगों के पूरे के पूरे यानी 4 सब्जेक्ट है आप लोगों के टोटल। एक सब्जेक्ट का आप लोगों के 300 की फीस है और 4 सब्जेक्ट है, तो 1200 आप लोगों के अप्रोक्स। अगर सारे सब्जेक्ट लेने हो तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट लेने हैं तो आप लोगों को ये पड़ जाएगा 1000 रुपीज का, राइट, 1000 रुपीज का पड़ जाएगा। अगर आपको 1 लेना है यानी एक ही सब्जेक्ट लेना है तो आपको 300 कॉस्ट ही देनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे पहले मैं वही बोलूंगी कि पढ़ते सब है, और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी भी साथ में, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स भी मैं दूंगी आप लोगों को इसी कोर्स में। आप लोग इनरोल करा सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं नीशू यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।